सेकंड जो इसका टूल है वो है वेक्टर। कौन सा है? वेक्टर। वेक्टर की अगर बात करें तो ये क्या होता है? एक डीएनए होता है जिसका यूज कहां पर होगा? विच यूज टू ट्रांसफर डिजायर्ड डीएनए। देखो डिजायर्ड डीएनए या इसी को आप क्या बोलते हैं? फॉरेन डीएनए भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो मेरी बॉडी में आपका डीएनए इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो आपका डीएनए मेरी बॉडी के लिए फॉरेन डीएनए हुआ कि नहीं हुआ? और अगर वो एक चॉइस का डीएनए है जो आपका डिजायर्ड डीएनए, उसी को आप चॉइस ऑफ डीएनए, उसी को आप डिजायर्ड डीएनए, उसी को आप फॉरेन डीएनए बोल सकते हैं। किसी होस्ट सेल में आप इसको ट्रांसफर करें तो होस्ट के लिए वो फॉरेन हुआ कि नहीं हुआ? तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे डीएनए के साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि आसानी से वो उसको उसमें ले जा करके छोड़ सके। तो वो जो डीएनए होता है जिसकी हेल्प से डिजायर्ड डीएनए को, ठीक है, किसके अंदर होस्ट में ट्रांसफर किया जा सके। डीएनए विच यूज टू ट्रांसफर डिजायर्ड डीएनए और फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो इंटरमीडिएट डीएनए लेंगे उसी को आप क्या बोलते हैं? वेक्टर। और इसी को आप क्या बोल सकते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हीकल डीएनए। गाड़ी में बैठ के जो भी जहां जाना था वहां रिलीज हो, तो वैसे ही काम ये कर रहा है। तो इस वजह से व्हीकल डीएनए भी आप इसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं। एक चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मिड के बारे में आपने सुना होगा। प्लाज्मिड के बारे में सुना होगा। प्लाज्मिड होता कैसा है बेटा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है कि नहीं होता? कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। और बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया के अंदर जो मेन डीएनए है उसको आप क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। और उसके अलावा जो डीएनए मिलता है उसको आप क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और बैक्टीरिया में उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का नाम क्या है? प्लाज्मिड है। बैक्टीरिया में उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का नाम क्या है? प्लाज्मिड है। ठीक है, तो यहां पर यह चीज ध्यान रखिएगा। प्लाज्मिड की अगर बात करें तो इसका यूज किया जाता है एज ए वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर एज ए वेक्टर अपन इसको यूज कर सकते हैं। और एक चीज देखिए कि कोई भी आपका डिजायर्ड डीएनए है, पहले स्टार्टिंग में जो इसका यूज किया गया था वो क्यों किया गया था? ताकि होस्ट में ले जाकर वहां पर उसकी कॉपी कर सके डिजायर्ड डीएनए की। तो कोई भी वेक्टर जो इसमें यूज होता है उसमें मेन प्रॉपर्टी होनी चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है। कैसा होता है? ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है। और ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग यानी इसको अपना रेप्लिकेशन करने, ऑटोनोमस का मतलब जो अपना काम खुद कर सके, तो इसको अपना काम करने के लिए दूसरे डीएनए पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। ठीक है, और ऐसा क्यों हो सकता है? बिकॉज इट हैव इट्स ओवन origin of replication, origin of replication। इसके पास खुद का origin of replication है या ORI साइट होती है। खुद का origin of replication और खुद की ORI साइट होने की वजह से ये अपना डीएनए रेप्लिकेशन खुद कर सकता है। तो इसके साथ अपन ने जिस डीएनए को जोड़ा है होस्ट में, जब इसको ट्रांसफर करेंगे वहां जाके अपना रेप्लिकेशन खुद कर लेगा। और खुद का रेप्लिकेशन करा तो जो डीएनए आपने इसके साथ जोड़ा है उसका भी बहुत सारा रेप्लिकेशन हो गया, उसकी बहुत सारी कॉपी हुई है कि नहीं हुई है।
तो इसके लिए ये जो है यहाँ पर यूज होता है। अब आपके एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज एज ए वेक्टर क्यों किया जाता है, तो आपको बताना है कि इसके पास खुद का क्या होता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। क्लियर है? वेक्टर डिफरेंट टाइप के होते हैं और कोई भी एक आपके पास वेक्टर है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर अगर बात करें तो उस वेक्टर में 3-4 प्रॉपर्टी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो होनी चाहिए। सबसे पहला ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पहला क्या है? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओआरआई साइट। कोई भी आपके पास एक डीएनए है, अगर उसको आप एज ए वेक्टर यूज करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? वो साइट जहां से उसका रेप्लिकेशन हो सकता है, तो उसके पास ओआरआई साइट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ए वेक्टर मस्ट हैव origin of रेप्लिकेशन। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज उसके पास क्या होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसे ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग बॉडी बनाता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उसके पास आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है उसके लिए रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है? रेस्ट्रिक्शन या रिकॉग्निशन साइट्स। ठीक है, अब आपको बताया कि रेस्ट्रिक्शन या रिकॉग्निशन साइट का मतलब क्या है। वो साइट जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट लगाएगा, पहले समझ लो बाद में नोट कर लेना। वो साइट या वो, बाकी तो नोट तो है ही, एनसीईआरटी में नोट है, आपको समझना है, उससे थोड़ी और क्लियरिटी आएगी। रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट का मतलब वो साइट जिस पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट लगाएगा। अब मुझे वेक्टर के साथ फॉरेन डीएनए को जोड़ना है तो जुड़ेगा, ऐसे तो है नहीं कि ऐसे हर कहीं जुड़ जाएगा, बिना कट लगाए थोड़ी जुड़ सकता है। तो पहले उसमें कट लगाना पड़ेगा, और कट लगाने के लिए ये जरूरी है कि वेक्टर में उस एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ए वेक्टर मस्ट हैव रेस्ट्रिक्शन साइट। देखो, इसको आप इस तरीके से समझिए, आपके पास एक वेक्टर है और इस वेक्टर के अंदर यहां पर मैं कट लगाऊं, एक एंजाइम है जैसे इकोआर फर्स्ट मैंने यूज किया। पहले इसको देखो, एक एंजाइम इकोआर फर्स्ट मैंने यूज किया और उस वेक्टर में वो एक जगह पे कट लगाता है। एक जगह कट लगाएगा तो आपको वापस इसको रिकम्बाइन करने में जोड़ नहीं आएगा, या फॉरेन डीएनए को इसके साथ जोड़ने में जोड़ नहीं आएगा। और इकोआर फर्स्ट यहाँ पर भी कट लगाता है, यहाँ पर भी लगा दे, यहाँ पर भी लगा दे, यहाँ पर भी लगा दे, तो बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और फॉरेन डीएनए को जोड़ करके इसको रिकम्बाइन करने में बहुत ज्यादा जोर आएगा। तो वेक्टर के पास क्या होना चाहिए? एक टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए केवल एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। मैं एक बार में एक ही तो एंजाइम यूज करूंगा, एक ही टाइप का करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज, ए वेक्टर मस्ट हैव ओनली वन टाइप ऑफ वन रेस्ट्रिक्शन और रिकॉग्निशन साइट फॉर ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस।
बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, बट मस्ट हैव restriction sites for many type of restriction endonuclease। इसका मतलब क्या हुआ, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए तो एक ही रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए, अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आपके पास वेक्टर है, इसमें इको आर आई केवल यहीं पे कट लगाना चाहिए, ऐसा नहीं इको आर आई यहाँ पर भी लगा रहा है, यहाँ पर भी लगा रहा है, यहाँ पर भी लगा रहा है, इसके लिए केवल एक ही साइट होनी चाहिए। पर अगर मेरे पास लेबोरेटरी में इको आर फर्स्ट एंजाइम नहीं है, इको आर फर्स्ट एंजाइम मेरे पास नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में मैं दूसरा एंजाइम जैसे BMH1 यूज करूं, उसके लिए भी जो रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए कि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसका यूज कर सको। ठीक है, मेरे पास SAL1 पड़ा है तो मैं उसका भी तो यूज कर सकता हूँ, मेरे पास CLA1 पड़ा है तो उसका भी तो मैं यूज कर सकता हूँ। तो अलग अलग टाइप के रेस्ट एंडोन्यूक्लियस के लिए रिकॉग्निशन साइट हो, पर एक रेस्ट एंडोन्यूक्लियस के लिए केवल एक रिकॉग्निशन साइट एक वेक्टर में होनी चाहिए। बात समझ में आएगी नहीं है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तीसरा है सिलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, वेक्टर के पास कुछ ऐसे जीन होने चाहिए जिनसे ये पता चल जाए कि वेक्टर होस्ट में गया है या नहीं गया है। भाई आपको कैसे पता चला कि होस्ट में चला गया है, कोई ऐसी चीज है जिससे आपको देख के पता चला कि हाँ भाई चला गया नहीं गया, तो ये कुछ स्पेशल टाइप के जीन्स होते हैं जिनकी वजह से ये चीज पता चलती है। उन जीन को आप क्या बोलते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर्स। तो सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये पता चल जाता है कि होस्ट में वेक्टर गया है या नहीं गया है, गया है तो फॉरेन डीएनए को लेके गया है या उसके बिना ही गया है। तो अगर होस्ट में होस्ट के अंदर वेक्टर चला गया है तो उस होस्ट को आप क्या बोल देंगे, ट्रांसफॉर्म्ड, और जिसमें वेक्टर नहीं गया उसको नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बोल देंगे। ठीक है, और अगर फॉरेन डीएनए को लेके गया तो होस्ट को क्या बोल देंगे, रिकॉम्बिनेंट, और बिना उसके गया तो नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो यहां पर ध्यान रखिएगा ये क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ जीन्स होते हैं, दे यूज टू make a difference between transformed and non-transformed or recombinant and non-recombinant। ट्रांसफॉर्म्ड को नॉन ट्रांसफॉर्म्ड से और रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। क्लियर है, बात समझ में आई? ये तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी, वेक्टर एबल टू ट्रांसफर डीएनए, क्योंकि अपन प्लांट और एनिमल सेल को ज्यादातर मॉडिफाई कर रहे हैं तो उनके अंदर जीन ट्रांसफर करने वाला वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं आई? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पूछे तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पूछे तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। दूसरा रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट, एक टाइप के रेस्ट एंडोन्यूक्लियस के लिए केवल एक रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, पर मल्टीपल टाइप के रेस्ट एंडोन्यूक्लियस के लिए रिकॉग्निशन साइट अवेलेबल होनी चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर, ऐसे जीन जिनकी हेल्प से ट्रांसफॉर्म को नॉन ट्रांसफॉर्म, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से आप सेपरेट कर सके, तो ऐसे जीन होने चाहिए। वेक्टर ऐसा होना चाहिए जो प्लांट और एनिमल सेल के अंदर जीन ट्रांसफर करने
के योग्य हो, एबल हो। ठीक है, कर लो नोट। प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर क्यों यूज किया जाता है? अब देखो आगे ना बात यहाँ पे, जैसे आपसे बोले कि प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर क्यों यूज करते हैं, तो इसके पास ये वाली प्रॉपर्टी है, इसी वजह से रीजन आपसे पूछ ले। AR का बढ़िया क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, AR का बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा? प्लाज्मिड को ऐसे वेक्टर यूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ क्या ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट में दे दे वो रीजन में गलत हो जाएगा। बातें तो दोनों सही है, बातें तो दोनों सही है। आई बात समझे? यार का क्वेश्चन समझो, यहां से देखो, अगर ये असर्शन में दे दे प्लाज्मिड हैज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और रीजन दे दिया जाए यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, गलत हो गया भाई, रीजन गलत हो गया। बातें तो दोनों सही है। प्लाज्मिड को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर के तौर पे यूज किया जाता है, प्लाज्मिड में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो स्टेटमेंट तो दोनों सही हो गए। पर अगर ये ऐसे उल्टा लिखा हो, असर्शन लिखा हुआ ए और रीजन ये वाला लिखा हुआ, तब जाके क्या होगा? असर्शन भी सही, रीजन भी सही, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यहां पर। ठीक, कर लो नोट। देखो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहां पे टाइप्स ऑफ वेक्टर की। और दूसरी तरफ इनका क्या यूज है। देख, एक तरफ अपन बात करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर की, जैसे आपने नाम सुना होगा प्लाज्मिड का। सबसे पहला प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड जो होते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में आपको जीन ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आप यूज करते हैं। तो इसका यूज किस लिए किया जाता है? तो ट्रांसफर डीएनए इनटू बैक्टीरियल और प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जीन ट्रांसफर करना है तो उसके लिए इसका मोस्टली यूज किया जाता है। सेकंड अपन बात करें प्लाज्मिड के बाद एग्रोबैक्टीरियल वेक्टर की। एग्रोबैक्टीरियल वेक्टर की बात करते हैं। एग्रोबैक्टीरियल वेक्टर का मतलब टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड, देखो मोस्ट ऑफ प्लाज्मिड की बात करते हो वो तो बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल में जीन ट्रांसफर करने के लिए यूज किए जाते हैं, पर एक स्पेसिफिक टाइप का वेक्टर होता है जिसको आप टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, और इसका जो सोर्स है वो क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया इसका सोर्स। उसमें जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या प्लाज्मिड था उसको आप क्या बोलते हैं? टीआई प्लाज्मिड। और ये लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के अंदर क्या करता है? ट्यूमर कोज करता है। ये क्या करता है? इट्स टीआई प्लाज्मिड कॉज ट्यूमर इन लेग्यूमिनस प्लांट रूट। लेग्यूमिनस प्लांट सेल्स की रूट के अंदर जाकर के उसके डीएनए के साथ अटैच हो जाता है और उसमें मॉडिफिकेशन कर देता है। तो इसके पास वो प्रॉपर्टी है कि होस्ट सेल के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट ये हो सकता है।
हो सकता है। तो अगर इसके साथ फॉरेन डीएनए को ऐड कर दिया जाए तो आसानी से इसको ये प्लांट सेल में डाल देगा। अगर ट्यूमर कोज करने वाले जीन को हटा करके इसको एज ए वेक्टर यूज किया जाए तो ये आसानी से प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एग्रोबैक्टीरियल वेक्टर की अगर बात करें तो ये क्या है, डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड अपन इसको बोल सकते हैं। डिसआर्म टीआई प्लाज्मिड का मतलब ये हो गया कि वो प्लाज्मिड जिसके अंदर से ट्यूमर उत्पन्न करने वाले जीन को हटाया जा चुका है और फिर उसके बाद उसका यूज किया जाता है एज ए वेक्टर। आई बात समझ में, क्लियर है? तो इसका यूज किस में करेंगे, क्योंकि प्लांट सेल में डिजीज कॉज कर रहा है, प्लांट सेल के डीएनए के साथ अपने डीएनए को इनकॉर्पोरेट करने की कैपेबिलिटी इसके पास है। तो इसका यूज किस में किया जाता है, प्लांट सेल्स के अंदर जीन ट्रांसफर करने के लिए इसका अपन यूज करते हैं। तीसरी अगर बात करें, ठीक है, देखो प्लाज्मिड हो गया, एग्रोबैक्टीरियल वेक्टर हो गया, और तीसरा जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है वो कौन सा है, रेट्रोवायरस। कौन से, डिसआर्म्ड, ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो, क्या हो, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो, उनको आप रेट्रोवायरस बोलते हैं। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हो, ठीक है, उसमें से डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी को हटा करके उसको एज ए वेक्टर यूज किया जा सकता है। जैसे ये क्या करता है, एनिमल सेल्स पे अटैक करता है रेट्रोवायरस, और एनिमल सेल के डीएनए के साथ अपने डीएनए को ऐड करने की कैपेबिलिटी रखता है। अपने आरएनए से डीएनए बनाएगा और उसको होस्ट सेल के डीएनए के साथ ये आसानी से जोड़ सकता है। तो एनिमल सेल पे अटैक करता है, और अगर इसमें से डिजीज कॉज करने वाली कैपेसिटी को हटाकर इसका यूज किया जाता है तो एनिमल सेल में जीन आप आसानी से ट्रांसफर इसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो इसका यूज एनिमल सेल जो है उनके अंदर जीन ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। अब यहां पर एक चीज देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, भाई ये प्लांट के सेल के डीएनए को मॉडिफाई करने की कैपेबिलिटी रखता है। और रेट्रोवायरस दूसरा कौन सा है, रेट्रोवायरस, ये एनिमल सेल के डीएनए को मॉडिफाई करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, दे कॉल नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। इनको आप क्या बोलते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर आप इसको बोल सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है? करना। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वेक्टर में अपन बात करते हैं PBR 322 की, ठीक है, जो एक काफी इंपॉर्टेंट वेक्टर है। देखो, एक तो होता है नेचुरल वेक्टर। नेचुरल वेक्टर की अगर बात करें, नेचर ने जिसको सीधा ही बना रखा है ऐसे वेक्टर जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो नेचुरल वेक्टर के अंदर प्लाज्मिड भी आता है, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियल वेक्टर भी आता है, और रेट्रोवायरस जो है वो भी इसके अंदर एज ए वेक्टर यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं PBR 322 की। PBR 322 देखिए, PBR 322 जो है वो क्या है, ए आर्टिफिशियल वेक्टर। किस टाइप का वेक्टर है, आर्टिफिशियल वेक्टर है। आर्टिफिशियल तरीके से इसको डेवलप किया गया है। प्लाज्मिड के साथ कुछ दूसरे जीन को ऐड करके इसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। इसको डेवलप किसने किया था, डेवलप्ड बाय
बॉलीवर एंड रोड्रीग्यूज। बॉलीवर और रोड्रीग्यूज ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। इट फॉर्म्ड फ्रॉम प्लाज्मिड, इसको प्लाज्मिड से ही बनाया गया है, प्लाज्मिड के अंदर मॉडिफिकेशन करके फिर इसका फॉर्मेशन किया गया है। अब सबसे पहले इसके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। इसमें P का मतलब क्या है ये पूछ सकते हैं, तो P आया है प्लाज्मिड से। P कहां से लिया गया है? प्लाज्मिड से। B और R का मतलब, B का मतलब बॉलीवर, बॉलीवर का B ले लिया, और रोड्रीग्यूज जो है उसका R ले लिया। और लैब के अंदर जब आप काम करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर, कोई भी एक वेक्टर वगैरह जो उसमें बन रहे थे उसमें एक पर्टिकुलर नंबर इसको दिया गया था, तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये क्या है? फॉर्मेशन नंबर इन लैब। लैब के अंदर इसको जो एक नंबर दिया गया है, बनाने का एक नंबर होता है कि किस ऑर्डर में इसको बनाया गया है, तो वो एक नंबर आपके यहाँ पर दिया गया है। तो ये था इसके नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। अब PBR 322 की स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है। ध्यान से देखना, बहुत सारी वेक्टर की प्रॉपर्टीज ही क्लियर हो जाएगी। वेक्टर की जो अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो सारी प्रॉपर्टी आपके इसी से कवर हो जाएगी। कोई भी वेक्टर होता है तो उसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है? ORI साइट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके अंदर बेटा जी ORI साइट प्रेजेंट होगी। ये क्या है? ORI साइट, ठीक है। ORI साइट के अलावा दूसरा, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स के लिए रिकॉग्निशन या रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। ध्यान से इसको देख लो फिर नोट कर लेना, ठीक है। ORI साइट रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है। और दूसरा, इसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर और डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स के लिए रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। तो ये देखो, इसके अंदर ये कितना बड़ा जीन है, और इस जीन का नाम है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। क्या नाम है इसका? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, AMPR, शॉर्ट में AMPR से। एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है, और अगर किसी बैक्टीरिया के पास या उसके प्लाज्मिड के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है तो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसके प्रेजेंस में भी जिंदा रह जाएगा। एंटीबायोटिक उन केमिकल्स को बोलते हैं जिनका यूज बैक्टीरिया को किल करने के लिए किया जाता है। एम्पिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक होती है, और इसका यूज अगर यहाँ पर किया जाएगा तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होने की वजह से इसके ऊपर इसका फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा जो जीन आपके पास है वो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। दूसरा जो जीन है वो कौन सा है? एक सिलेक्टेबल मार्कर इसके पास और है जिसका नाम क्या है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। तो ये इसने आर्टिफिशियल तरीके से ऐड करा है, बॉलीवर और रोड्रिग्यूज ने ये वाले जीन इसके अंदर डाल करके एक बढ़िया वेक्टर तैयार किया गया है। तो ये वाला जो सीक्वेंस है इसको आप क्या बोलेंगे? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। इसको क्या बोलेंगे? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे यहाँ पर यूज हो रहे हैं। सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे मोस्टली किसका यूज होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का यूज किया जाता है। एक डबल स्टार लगा के पॉइंट आउट करो जहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर था, वहाँ पे लिखा था ना प्रॉपर्टीज में। स्पेस है तो ठीक है, नहीं लास्ट में नोट कर लो। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स
यूज एज ए सिलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स यूज एज सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, अब देखो सिलेक्टेबल मार्कर आ गए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का एक प्रॉपर्टी कौन सी थी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। तो यहां पर के पीयू फर्स्ट और पीएसटी फर्स्ट, और यहां पर कौन सा है? BMH1 और ACL1। ठीक है, पीयू फर्स्ट और पीएसटी फर्स्ट तो किस में कट लगाएंगे? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में कौन रखता है? BMH1 और ACL1। ठीक है, इसके बाद और एंजाइम जैसे एक आपके पास है EcoR फर्स्ट, एक होता है CLA1, एक होता है हिंड थर्ड। ठीक है, तो ये एंजाइम हो गए। इसके अलावा एक साइट और इसके अंदर देखने को मिलती है, उस साइट का नाम होता है, उस साइट या सीक्वेंस का नाम होता है ROP। क्या नाम होता है? ROP सीक्वेंस। पूरा नाम होता है रिप्रेसर ऑफ प्राइमर। और यहाँ पर भी एक रेस्ट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट लगाता है जिसका नाम है PVU सेकेंड। ठीक है, कौन सा है? PVU सेकेंड। तो PBR 322 के अंदर एक तो ORI साइट हो गया, दो सिलेक्टेबल मार्कर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हो गए, और 8 डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम्स हैं उनके लिए रिकॉग्निशन साइट हो गया। अब आप देखो कि हर एक एंजाइम के लिए एक एक साइट ही है, पर डिफरेंट टाइप के एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन या रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। क्लियर है? और एक ROP साइट है जिसमें PVU सेकेंड एंजाइम जो है उसके लिए रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है रिप्रेसर ऑफ प्राइमर। ये नोट करो, फिर आगे बात करो। देख, एक PBR 322 की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? सबसे पहला 1 ORI साइट, एक क्या देखने को मिलेगी? ORI साइट देखने को मिलेगी। ठीक है, 2 इसके अंदर क्या होंगे? सिलेक्टेबल मार्कर्स। कौन कौन से? एक तो होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, इसका पूरा नाम क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो ये दो सिलेक्टेबल मार्कर हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इसके पास आपको देखने को मिलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर 8 टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये टाइप कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले अपन बात करें EcoR फर्स्ट, और उसके बाद CLA फर्स्ट, हिंड थर्ड, फिर आता है BMH1, ACL1। ठीक है, और PVU फर्स्ट,
PST फर्स्ट और एक कौन सा है PVU सेकंड। कितने हो गए? 8 हो गए ना। बेम H1 और SAL1 की बात करें तो ये कहां पर प्रेजेंट होती है? इनकी जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है वो प्रेजेंट होती है किसके अंदर? इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है। पी फर्स्ट और PST फर्स्ट की बात करें तो इनकी रिकॉग्निशन साइट कहाँ होती है? देयर रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट इन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। ये खास तौर पे आप ध्यान रखिएगा, इन दो के बारे में आप ध्यान रखिएगा। इसी से ट्रांसफॉर्म, नॉन ट्रांसफॉर्म और रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट में आप डिफरेंस कर सकते हैं। और PVU सेकंड की बात करें तो ये कहाँ पे होती है? देयर रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन ROP सीक्वेंस। ठीक है। इसके पास क्या होता है? 1 ROP सीक्वेंस। फुल फॉर्म क्या होती है? रिप्रेसर ऑफ प्राइमर। प्राइमर का यूज किस में होता है? DNA रेप्लिकेशन में। तो रेप्लिकेशन को रेगुलेट करने वाली रेगुलेटरी सीक्वेंस होती है। ठीक है। ORI साइट जो होती है वो क्या होती है? वो साइट होती है फ्रॉम जहां से DNA रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है। कितनी कॉपी करेगा होस्ट के अंदर वो इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। क्या हुआ? टाइम ज़्यादा हो गया क्या? इतना टाइम कैसे हो गया? मुझे तो लगा 1 घंटा पड़ा है। चलो बस यही नोट कर लो। मैंने घड़ी की तरफ अभी थोड़ी देर पहले देखा था, मुझे लगा 2:30 बजे, अभी तो 1 घंटा और पड़ा है। पहले मुझे ये लग रहा था इतना टाइम कैसे रह गया। चलो कर लो। बहुत अच्छी बात।